तो डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कल्पेन पारेख आज हमारे साथ हैं। मिस्टर पारेख, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस अप। सबसे पहले तो आपको दिवाली की, धनतेरस, सारे त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपसे बात हो रही है। आप मिस्टर पारेख के बारे में एक बात बता दें अपने व्यूवर्स को कि 2 दशक का, लगभग 20 साल का डीप रिच एक्सपीरियंस है मिस्टर पारेख को फाइनेंस में, एसेट मैनेजमेंट में। और डीएसपी ज्वाइन करने से पहले मिस्टर पारेख बिजनेस ग्रो कर रहे थे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए, बिरला सन लाइफ के लिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। और उनके पास मास्टर्स की डिग्री है मैनेजमेंट स्टडीज़ की फाइनेंस में फ्रॉम नारसी मुंजाई, और इन्होंने साथ ही बैचलर्स की डिग्री इनकी है केमिकल इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ से। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पारेख आज समय देने के लिए, जी बिजनेस पर आने के लिए। थैंक यू। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। मिस्टर पारेख, अर्निंग्स एक बड़ा रीज़न था जिसे बाजार वॉच आउट करना चाहता था। एफआईज तो ऑफकोर्स एक रीज़न थे कि जब तक एफआईज की सेलिंग जारी थी तब तक हम बाजार में कितनी भी इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी, उसे बाजार इग्नोर कर रहा था और एक व्यू देखना चाहता था कि अर्निंग्स कैसे आएंगी। अब तक जो अर्निंग्स आई हैं उसमें 2 स्पेसेस स्पेशली बात करें, बैंक्स, वहाँ भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं, एनर्जी स्पेस जैसे रिलायंस, वहाँ पर भी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। दोनों में अच्छा टर्न अराउंड इनफैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो बार बार बात हो रही थी H2 से, सेकेंड हाफ से अच्छी रिकवरी की, क्या मान लिया जाए कि अब इसके साइन आने शुरू हो चुके हैं? प्रियंका, थोड़ा जल्दी होगा। 500 कंपनीज हैं मार्केट में। 2-4 कंपनीज के रिजल्ट पे ये तय करना मुश्किल होता है हमें। और रिजल्ट्स में बहुत सारे न्यूआंसेस भी होते हैं। तो ब्रॉडली अभी भी मेरा मानना है कि हमें पेशेंटली वेट करना होगा ओवर द नेक्स्ट मंथ और टू सी हाउ अर्निंग्स आर कमिंग बैक। और उसके साथ अर्निंग्स के साथ एक जो वैल्यूएशन का सपोर्ट होना चाहिए मार्केट को, वो अभी भी महंगा है। एंड हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम एफआई के पैसे की बात करते हैं तो अनलाइक इंडियन इन्वेस्टर्स, जहाँ हमारे पास ज़्यादातर इंडिया का ही चॉइस होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि एफआईएस के पास पूरे दुनिया का चॉइस होता है, तो उनके पास ऑप्शंस भी होते हैं। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल अर्निंग्स प्रोफाइल और प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे देश की। उसके लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम जायज़ है, बट जिस जिस वैल्यूएशंस पे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स आज भी है, मुझे लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। ऑलरेडी थैंकफुली 1 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है, जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट फ्लैट रहा है और कुछ कुछ कंपोनेंट्स 10-15% से नीचे भी है। तो ये कंसोलिडेशन से हम धीरे धीरे निकलेंगे। कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे करेंगे, कुछ सेक्टर्स अच्छे नहीं करेंगे, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। जरूरी नहीं कि हर दिन हर साल जब दिवाली हो तो अगले 1 साल में पैसा बनना ही चाहिए। बाजार का नियम है उतार चढ़ाव, और वो चेंज नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये है व्यू मार्केट पर, उतार चढ़ाव तो बना ही रहेगा। ऐसे में क्वालिटी स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। लेकिन सर, ऐसे में एसेट एलोकेशन करें कैसे? क्योंकि FY26 में तो हमने देखा अभी तक इक्विटी का परफॉर्मेंस थोड़ा म्यूटेड ही रहा, ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई। लेकिन ऐसे में गोल्ड और सिल्वर काफ़ी चले, काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली। लेकिन फेस्टिव के बाद अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे में एसेट एलोकेशन करना हो तो इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें? आज सुबह मुझे किसी ने पूछा था, आज सुबह नहीं, कल दिवाली में बहुत सारे गेस्ट जब आते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कौन से फंड में लगाना चाहिए। अब इंडिया में 2500 फंड्स हैं, तो ये सवाल इतना ओपन एंडेड होता है कि 2500 में से कौन से एक फंड का नाम दिया जाए, बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से जो एसेट एलोकेशन के सवाल का जो जवाब है, वो हर इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से करना चाहिए। ये बहुत ही बोरिंग जवाब मैं दे रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जैसे मेरा एसेट एलोकेशन काफी ब्रॉड बेस्ड है। मेरा एसेट एलोकेशन रफली 40% इंडियन स्टॉक्स में है, 20 से 25% ग्लोबल स्टॉक्स में है, अराउंड 15% गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स में है, और बाकी का 25% बॉन्ड्स में है। सो ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका ये मतलब है कि मैं ये व्यू ले रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी एसेट क्लास फेयरली प्राइस या फुल्ली प्राइस है। तो मुझे पोर्टफोलियो का रिस्क डाइवर्सिफाई करना है, ये मेरा खुद के लिए नजरिया है। तो मैंने इस तरह से एसेट एलोकेशन बिल्ड किया है। मेरा जो बेटा है वो 18 साल का है, उसका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 100% इक्विटी फंड में SIP उसकी हो रही है। उसके पोर्टफोलियो में कोई भी एसेट एलोकेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करता है जिसमें इंडियन इक्विटीज और ग्लोबल इक्विटीज है। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से, उनके टाइम होराइजन और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हमें सोचना चाहिए। बट तीसरा एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल मैं अप्लाई करता हूँ एसेट एलोकेशन के लिए, और जैसे आपने पूछा कि गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा किया है, हमें
एक एक चीज उल्टी करने की जरूरत है एज इन्वेस्टर्स, कि किसने अच्छा कर लिया है उसके ऊपर जनरली बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं, सडनली वो पॉपुलर हो जाता है। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर पे बात करने का सही समय 2 या 3 साल पहले था, बिकॉज उसके अगले 10 साल में, उसके पिछले 10 साल में उनका रिटर्न जीरो था, इन इन डॉलर टर्म्स या इन रुपी टर्म्स 5 या 6% रिटर्न था, जबकि इनका लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोफाइल 11% के आसपास है। तो किसी भी एसेट क्लास का जहां पे मीडियन रिटर्न 10-11% है ओवर 30-40 ईयर्स, और वो अगर पिछले 10 साल में सिर्फ 6-7% दे रहा है, उसका मतलब है कि ये एसेट क्लास अट्रैक्टिव है। अ, निवेशक गलती ये करते हैं कि वो अट्रैक्शन को समझते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न से। जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है पिछले 1 साल में, वो कम अट्रैक्टिव हुआ है। अट्रैक्टिव वो एसेट क्लास होता है जो इनहेरेंटली अच्छा है और सस्ता होते जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी कोई भी एसेट क्लास दुनिया भर में सस्ता नहीं है, सब कुछ महंगे है या क्लोजर टू फेयर वैल्यू है। और इसीलिए पोर्टफोलियो जितना ब्रॉड बेस्ड हो, डाइवर्सिफाइड हो, तो हम पिछले 1-1.5-2 साल से हमेशा यही कह रहे हैं कि मल्टी एसेट होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, जिसमें इंडिया और दुनिया की कंपनीज होनी चाहिए, जिसमें बॉन्ड्स और गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए। बट ये गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है। 10 दिन पहले हमारे नेत्रा में हमने पब्लिश किया था कि गोल्ड और सिल्वर से हमने खुद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है, कि ये काफी बहुत भयंकर और बड़ी रैली हो चुकी है। दिस इज नॉट अ रैली टू गेट ट्रैप्ड इन एंड आके और ज्यादा पैसा लगा दो। गोल्ड सिल्वर जिसमें कैश फ्लो नहीं है, वो एज एज पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन 10% तक ठीक है। बट इसमें जस्ट बिकॉज पिछले 1 साल में 70-80% रिटर्न बना है, जस्ट बिकॉज सब बोल रहे हैं टीवी पे आके कि सेंट्रल बैंक का बाइंग हो रहा है, सेंट्रल बैंक पिछले 4 साल से खरीद रहे हैं। सो जैसे मैंने बताया कि एसेट क्लास पे ध्यान देना तब शुरू कीजिए जब उसके पिछले 3-4 साल का रिटर्न बिलो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, ना कि जब उसका पिछले 1 साल का रिटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेंड से 5 से 10 गुना ऊपर हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का समय है। अभी भी हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स बेटर रहेंगे, मेरा मानना है, अगले कुछ सालों के लिए, अनलेस वैल्यूएशन थोड़े कम हो जाए और अर्निंग साइकिल ठीक से रिकवर हो जाए। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर मिस्टर पारेख एक बात कही कि वो एसेट क्लास अट्रैक्टिव हो जाएंगे जो कम हो चुके हैं, तो क्या इस लॉजिक को हम इकोनॉमीज के लिहाज से भी लगा सकते हैं? यानी जब लास्ट ईयर सितंबर में जब चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किए, लगा कि ग्रोथ चाइना में आ रही है, एफआईज का रुख वहाँ हो गया। अब जब इंडिया निफ्टी जब अपनी जून की फेयर वैल्यू से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, भले हम प्रीमियम पर ट्रेड करते हो, लेकिन अपनी उन वैल्यूएशन से जब हम नीचे आ चुके हैं, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या अब हम भी अट्रैक्टिव हो गए हैं? और एक बार के लिए लग रहा है कि एफआईज की जो बाइंग शुरू हुई है, शायद उनका अब लौटना दिखाई दे रहा है, उसके साइन दिख रहे हैं? तो प्रियंका देखिए, ये होता है एंकरिंग बायस, कि कोई चीज 25 के पी पे थी और अब अगर 22 के पी पे आ गई है तो 25 के सामने ये सस्ती है। बट उसकी रियल फेयर वैल्यू अगर 17-18 पी होनी चाहिए, तो 17-18 के सामने 25 बहुत महंगा था, 22 भी महंगा है लेकिन थोड़ा कम महंगा है। तो दो तरीके से देखा जा सकता है इन सब वेरिएबल्स को। और एक डिस्क्लेमर ये दूंगा कि पी अलोन इज अ इनकम्प्लीट वेरिएबल बट अ रेलेवेंट वेरिएबल, बिकॉज दिन रात हम पी पे बात करते हैं, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि 25 से 22 हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सस्ता हो चुका है या फेयर वैल्यू से नीचे आ चुका है। ये सिर्फ बहुत महंगे से थोड़ा कम महंगा हुआ है। दूसरा ये मानना है मेरा कि पिछले 3-4 सालों में जिन जिन सेक्टर से एफआईआईज ने अपना फ्लो कम किया था या एग्जिट्स हुए थे, जो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में, बैंकिंग है, फिर टेक्नोलॉजी है, ये दो सेक्टर में पिछले 5 साल का रीजनेबल अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। तो हमारा ये मानना है शायद नेक्स्ट राउंड में जब पैसा थोड़ा ट्रेंड बढ़ता है, नेट एफआई इनफ्लोज बढ़ते हैं, तो दीज आर द सेक्टर्स विच आर लाइकली टू बी बेनिफिशियरीज ऑफ दीज फ्लोज, बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब लार्ज कैपिटल। आज हमारे पूरे बाजार का 30 से 35% बैंक्स और एनबीएफसी में है, रफली 10 से 15% टेक स्टॉक्स में है। And tech stocks, for example, are down 30% in the last year since the recent peaks. No doubt, deservingly also down to certain extent because महंगे हो चुके थे, सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट था। और मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट का जब बाजार 40 टाइम पी मल्टीपल दे देता है किसी भी एक सेक्टर को, इवेंचुअली या तो प्राइस करेक्शन होता है या टाइम करेक्शन होता है। तो टेक में ऑलरेडी काफी हद तक करेक्शन हो चुका है, शायद और कुछ क्वार्टर चले। लेकिन हमारा ये मानना है कि इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले एक मैसेज रिलीज किया था कि पिछले 1 साल में टेक और गोल्ड के बीच में 80% का परफॉर्मेंस गैप क्रिएट हो चुका है 1 साल में। एक सेक्टर 20-25% डाउन है और एक सेक्टर 60% ऊपर है, एक स्पेस। तो थोड़ा बहुत ये सब अट्रैक्टिव सेक्टर्स है। हमारे खुद के पोर्टफोलियोज में आज की तारीख में जो ओवरवेट्स है वो बीएफएसआई है,
वो टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत फार्मा है और थोड़ा बहुत ऑटो एक्सिलरी है। तो शायद एफआईएस का जब जी एफआईएस तो आते हैं, ऐसा नहीं कि नया पैसा नहीं आ रहा है, नेट पैसा नेगेटिव है बिकॉज पुराना माल निकल रहा है, नया पैसा आ रहा है, नेट नेट फ्लो स्लो है, बट जो भी पैसा आ रहा है these are sectors which are likely to be more attractive for them to come and allocate. एफएसआई, टेक, फार्मा, ऑटो ये ज़्यादा आकर्षक हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। और राइटर कल्पेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपनी राय सुझाने के लिए बाजार पर और आगे की चाल पर।